ताकि जी आपसे समझना चाहूंगा कि जो चंद्र ग्रहण है इसका असर उन्हीं जातकों पर पड़ेगा जिन जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है या दिख सकता है? देखिए वैसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ेगा जिन देशों में ये देखा जा रहा है, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का चंद्रमा अलग है, अमेरिका निकलने का समय अलग अलग है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसका असर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो करीब है। अब मैं आपके जो है करीब जो चीज है उसे आप आसानी से उठा लेंगे, जो चीज आपके दूर है आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तो और लोगों पर भी और देशों पर भी इसका असर होगा, पर कम होगा। जहां पर एग्जैक्टली हो रहा है उन्हीं देशों पर इसका असर सबसे ज्यादा, वहां के व्यक्तियों पर सबसे ज्यादा होगा। एंड पर्सनली डरने की बात नहीं है, कर्मास भी अलग अलग हैं। जैसे कि अभी मुझे इन्होंने बताया कि ग्रहण 12:15 बजे से शुरू हो चुका है। अभी हम ब्रेक में यही चर्चा कर रहे थे। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बता दूं, जैसे ग्रहण शुरू हो चुका है तो डरने घबराने की बातें, भगवान का नाम लीजिए, कोई गुरु मंत्र आपके पास है वो लीजिए, कुछ नहीं पता तो गायत्री मंत्र पढ़िए और कोशिश करिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो सब बेहतर होगा। आप जितनी पूजा करेंगे ना वो आपके भी काम आएगी, परिवार के भी। और चीज होती है खाने को लेकर लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं, क्या खाना खाया जा सकता है ग्रहण के दरमियान? जैसे अभी हम जाग रहे हैं, हमें भूख लगे तो हम क्या करें, खाना खा सकते हैं या नहीं? खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी पीना भी वर्जित होता है। कहते हैं ये सब विकार करता है, बीमारियां करता है और हर चीज दूषित है। यहाँ पर यही बात कही गई है कि इन सब चीजों को हमें खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमार है, बुजुर्ग है, बच्चा है, अब अगर 6 महीने का बच्चा है उसे थोड़ी पता है कि ग्रहण लगा, उसे तो दूध चाहिए माँ का, तो वो तो दूध पिएगा ही। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तुलसी दल डाल दिया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है। तो अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल शौक से खाइए, लेकिन आपकी तरह स्वस्थ हष्ट-पुष्ट हैं और जवान है तो बिल्कुल मत खाइए। बिल्कुल। और त्रिपाठी सर, आपके हिसाब से भी उन्हीं जातकों पर असर पड़ेगा जिन जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है, या सब पर इसका असर पड़ेगा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे? जी देखिए विनोद जी, जो अपना भारत देश है, भारत देश की कुंडली वृष लग्न की है और इनके लग्न में राहु बैठा हुआ है। और आपके लग्न से जो तीसरा भाव होता है, कर्क राशि का शनि है, चंद्रमा है, शुक्र है और सूर्य है। तो पराक्रमेश अपने घर में बैठा हुआ है और इस समय चंद्रमा की दशा चल रही। चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है, जो 5/12/19 से लेकर के 5 जुलाई 21 तक है। तो ये जो ग्रहण काल है, भारत में एक तो आपका जो सोने का रेट है यह बहुत ही बढ़ेगा। जो हमको लगता है कि ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। सोना अगर 45,000 से 55,000 का 10 ग्राम हो जाए तो ये एक प्रकार का रिकॉर्ड होगा। डॉलर का रेट बढ़ेगा, रुपए का अवमूल्यन होगा। ये चंद्र ग्रहण का हिंदुस्तान पर क्या असर है? हिंदुस्तान में बता रहे हैं। और हिंदुस्तान की माली हालत अच्छी होगी, जो रियल एस्टेट है वो गिरेगा और विज्ञान आगे बढ़ेगा। विज्ञान बहुत ऐसे काम करेगा जिससे पूरे विश्व में भारत की महत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति भारत का कैलकुलेशन करके जब बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि बेरोजगारी का इंडेक्स जो है वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? क्योंकि बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आया है। देखिए इस समय जो कर्मेश है और भाग्य से वो शनि है और चंद्रमा शनि एक साथ बैठा हुआ, तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन होगा। ये करीब 3 नवंबर के बाद इसमें कुछ ऐसे प्रयोग होंगे, कुछ इस तरीके से कार्य होगा जिससे भारत की बेरोजगारी में कमी आएगी और काफ़ी समस्याओं का समाधान होगा। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी और जो नौजवान है जिनको लगता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो उनको पराक्रम से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो जो रोजगार परक चीज़ों बढ़ेगा और काफ़ी अच्छे काम होंगे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी और पूरे विश्व में भारत का नाम होगा। और जितने टैलेंट है, प्रतिभा है, वो कुछ ऐसे काम होंगे जो भारत की प्रतिभा भारत में रहेंगे, स्वयं अपना काम करके लोग आगे बढ़ेंगे। $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया था उस दिशा में आगे बढ़ने में आसानी होगी। जी, चंद्रमा में बृहस्पति मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। फिर 21 तक यह दशा है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए योगेश जी, आप इससे इत्तेफाक तो शायद ना रखें क्योंकि वैज्ञानिक होने के नाते आप तमाम गणनाओं की बात कर रहे हैं। हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि जो गणना है वो समझाने का क्या एक तरीका हो सकता है कि इस तरीके से समझाया गया हो, लेकिन वो कई हजार साल पहले जो सनातन धर्म है उसमें इस तरीके से समझाया गया है कि चांद को खा जाता है या फिर सूर्य को खा जाते हैं। इस तरीके से ग्रहण को समझाने का एक तरीका हो सकता है, टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है। सर बिल्कुल ये एक तरीका ही है, क्योंकि आप इसमें से बहुत सारी चीजें देखेंगे जो शायद सिर्फ फिक्शन हो। योगेश जी देखिए, हाँ जी सर, ये जो ज्योतिष है, ये जो आप देखते हैं चार्ट बनता है, 12 घर होता है, ये सब 360 डिग्री पर है। पूरा एक घर 0 से 30 डिग्री पर है। इसमें ग्रह का कितना स्ट्रेंथ है डिफाइन है। और ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष जो है 2 शब्दों से बना है, ज्योति धन ईश। ज्योति में होता है प्रकाश, ईश में होता है अंधकार। फिर एक प्रकाश से अंधकार में जाने के 2 ज्योतिष जो होते हैं उनकी गणनाएं अलग क्यों होती हैं? नहीं, गणनाएं अलग नहीं होते, तरीके अलग हो सकते हैं क्योंकि हर अगर एक ही तरीके से 2 तरह के लोग हैं। 2 ज्योतिष अगर गणना कर रहे हैं
अगर एक ही पैटर्न है तो फिर उनकी बातें देखिए, अलग आप होती देखते है। होंगे कि जो साहित्यिक लोग कवि होते हैं वो सब एक ही बात को देखते हैं, अपनी अपनी मौलिकता के कभी हिसाब तो से, अपने कभी अपने तो स्किल सोच के पर हिसाब से। निर्भर करता है। नहीं, गणित जो उसकी होता सोच है, जहां तक जा रही है, ये तो आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र सिर्फ कैलकुलेशन है, जी, जैसे जी, कि हम बात जी, कर रहे थे। जी। फिर दो ज्योतिष अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग बातें कैसे देखिए, करते हैं, ये ज्योतिष मुझे अपने आप में परफेक्ट है। यहाँ गलत होता है ज्योतिष की गणना, क्योंकि ज्योतिष इतना प्रॉपर, इतना ब्रॉड है कि वो अपने तरीके से देखता, अपने नजरिए से देखता, अपनी ज्ञान की दृष्टि से देखता है। जो देख पाता है वो बताता है, क्योंकि ज्योतिष को कहते हैं कि विशाल सागर है, इसमें आप जितने गोता लगाते हो उतने अनमोल रत्न मिलता है। तो जो ज्योतिषी होते हैं उनका विज्ञान कैसा, गणित कैसा, उनकी गणित करने की क्षमता कैसी है, उनके एनालिसिस करने की पावर कैसी होती है, उनके अंदर कितना साधना है, वो किसी चीज को कितना इक्विलिब्रियम देते हैं, चूंकि ये पूरा मैथमेटिक्स है ज्योतिष। तो अगर ज्योतिष की गणना सही होती है तो एग्जैक्ट सही होता है। फॉर हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। आपने देखा होगा कि एक ज्योतिषी थे, उन्होंने बताया कि मछली इतने बजे गिरेगी और इतने किलो की होगी। वहीं एक ज्योतिषी आए, बोले कि नहीं, मछली 2 किलो की नहीं होगी, 1 किलो 750 ग्राम की होगी, 2 बजे नहीं गिरेगा, ये 2:15 पर गिरेगा। तो समय मुहूर्त आया, देखा गया तो मछली 2 किलो की न होकर 1 किलो 750 ग्राम की गिरी, 2 बजे न गिर के 2:15 पर गिरी। तो गणना दोनों ने किया, दोनों बाप बेटा थे। तो उन्होंने क्या किया था कि सूर्य करने वाले ज्योतिष पर भी निर्भर करता है, ज्योतिष पर निर्भर करता है जी, लेकिन ज्योतिष अपने आप में परफेक्ट है। पहले ना अक्षय, मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए। आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हम जिस देश में रहते हैं वो ऋषियों की भूमि है। हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति हमें अपने आप में ज्योतिष बनाती है। चलिए, आज मैं और गुरुजी तो पढ़ाई कर कर या पीएचडी कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आप अपनी दादी और नानी को याद कीजिए, जो आसमान में देखकर बिना सोचे समझे टाइम बता देती थी। जो लोगों को पता था कि वास्तु के हिसाब से घर बनाना है तो इस कोने में रोशनदान बनाना है जिससे हवा और घर ठंडा रहेगा, और यहाँ पर पानी का स्रोत बनाना है। तब तो वास्तु नहीं था, लेकिन हर एक व्यक्ति भारतवर्ष का ज्ञानी था। ठीक है, अब ये जो जनरेशन आई है उसे पढ़कर करना पड़ता है। ये तो कुत्ते को दूध पिलाना है, गाय को रोटी खिलानी है, ये जो आज दुर्भाग्यवश मुझे उपाय के रूप में बताना पड़ता है, ये तो हमारी सभ्यता है कि मेरे घर के बाहर जो बिल्ली, कुत्ता, गाय घूम रही है वो मेरे घर का एक हिस्सा है और मुझे खुद खाकर उन्हें भी खिलाना है, कबूतरों को बाजरा देना है। तो ये तो हमारी सभ्यता है, सालों सालों से चलती आ रही है। अब आपने कहा 2 ज्योतिषियों की गणना अलग क्यों होती है? बिल्कुल स्टाइल अलग है, 2 सिंगर अलग तरीके से गाना गाते हैं। कोई सूर्य को देखता है, कोई चंद्रमा को पकड़ता है, कोई राहु को अच्छा मानता है तो कोई राहु को बुरा मानता है, और कोई कहता है काल सर्प है, कोई कहता है मैं काल सर्प को नहीं मानता। नहीं, आप भरोसा, ज्योतिष जो है ना, वही है, नवग्रह वही है, उनकी दूरी वही है, आप मानने वाले वही हैं, उन्हीं ग्रंथों को मान रहे हैं, तब की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर 2 ज्योतिषों की गणना में अलग क्यों? आपने जो एग्जांपल दिया कि 2 अलग अलग मानने वाले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सपोज आप मान रहे हैं कि राहु से अच्छा हो रहा है और सामने वाले ज्योतिष भी मान रहे हैं राहु से अच्छा ही हो रहा है, लेकिन उनकी गणना आपकी गणना समान हो ये जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। हाँ। आपको मैं बताती हूँ, आपने कहा भरोसा किस पे की, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप उस देश में रहते हैं जहां पर राम भी हैं, शिव भी हैं, हनुमान भी हैं। आपको जिसके पास जाकर मन्नत पूरी होती है आप उसे ही मानते हैं। हिंदू जाता है दरगाह में मन्नत मांगने, मुसलमान आता है मंदिर में पूजा करने के लिए, गणेश बिठाता है। तो जिस ज्योतिष पर जाकर आपको फल मिलने लगे उसे ही मानिए, लेकिन सब्र रखिए। ये जितना भी सब खेल है ना, ये विश्वास, आस्था प्लस सबसे बड़ी बात परंपराओं का है। ये केवल चीजें नहीं है कि हमने ज्योतिषियों ने बता दी कि सूर्य को मत देखो, चंद्रमा को ग्रहण में मत देखो। ये हमारी परंपराएं भी हैं। हम परंपराओं से टूटकर अलग होकर नहीं जी सकते। चलिए, ये तो परंपरा की बात है, लेकिन जो लोग नास्तिक हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी, मैं आपके करीब आ रहा हूँ, एक बार योगेश जी से जवाब ले लूं क्योंकि वो बोलना चाह रहे थे कुछ। योगेश जी। सर, आपने एक बहुत अच्छा सवाल अभी आपने पूछा कि अगर आपके सामने 10 ज्योतिष हो, ठीक है, मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं कि अगर आज मेरा टीचर है कोई, वो अगर किसी को खगोल विज्ञान पढ़ाता है, कल को मैं पढ़ाता हूं, आज से 10 साल बाद कोई और पढ़ाता है, सब एक ही क्या आपको लगता है सब एक ही चीज पढ़ाएंगे? एक चीज चेंज होगी, अगर कोई नई रिसर्च आती है वो उस चीज में ऐड करेंगे। मैं इसी बात को ज्योतिष पे लाता हूं। आज के टाइम पे अगर आप 1000 ज्योतिष को अपने सामने खड़ा करेंगे, उस 1000 में से कितने अलग होंगे और कितने सेम होंगे? देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर, फिजिक्स के टीचर, संस्कृत के टीचर, वो सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, तरीका अलग अलग होता है। चीजें नहीं बदल सकती, चीजें नहीं बदल सकती। राकेश जी वही तो कह रहे हैं, राकेश जी, योगेश जी भी वही कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला वही है तो रिजल्ट अलग अलग क्यों? विनोद जी देखिए,
इनकी बात कोई से ज्योतिष इस वक्त इनकी ऐसा बात नहीं से कहेगा, जबकि मैं आपको ऐसे साइंटिस्ट दिखा सकती हूँ। कोई ज्योतिष ऐसा नहीं होगा जो आपको ये कहे कि खुले में गर्भवती महिलाओं को जाने दो, ग्रहण में खा लो, पूजा मत करो, या मूर्ति। मेरे को आप बताओ, हम ज्योतिषों को तो साइड में छोड़ दीजिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देश के इतने बड़े मंदिर, कोई नहीं बताता कि सूर्योदय इतने बजे, सब बताते हैं कि टाइम होगा। माँ गंगा की आरती शाम 7 बजे होने की जगह पर 3 बजे बंद हो गई है। तो आपको तो मैं यही बैठे बैठे दिखा रही हूँ कि हम सबकी सामने आस्था की बात नहीं है, यहाँ पर सब ज्योतिष पंडित, ज्योतिष ये परंपरा है, सबकी एक सोच है। लेकिन मैं ऐसे साइंटिस्ट को जानती हूँ जो टीवी पर शो करने आते हैं। मैंने इससे पहले वाले चैनल पर बैठकर भी एक ज्योतिष के साथ शो किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, गर्भवती महिलाओं को जाने दो, ये सब लोग पंडित बेकार की बातें करते हैं। और उन्होंने अपने हाथ में 4 नग पहन रखे। मैंने कहा सर आप ज्योतिष को मानते हैं? कहते मैं नहीं मानता। मैंने कहा सर आपने अंगूठियां क्यों पहन रखी हैं? आप यकीन मानेंगे ब्रेक में उन्होंने अंगूठियां उतार ली। मैंने कहा सर ये गलत बात है, आप ज्योतिष को मानते भी हैं और जाते भी हैं। वो तो शौक भी हो सकता है, मुझे पत्थर अच्छे लगते हैं रंगीन तो मैं शौक से पत्थर कभी पहन ही नहीं सकते। आपको बता दूं, अगर आप एक भी गलत स्टोन या पत्थर पहन लेंगे तो आपको बर्बाद कर सकता है। तो शौक से ये चीजें नहीं पहनी जा सकती। निकलती है रेस का इस पर चर्चा को मैं आगे इसलिए बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि अगर कुंडली में जो लिखा है वही होना है, फिर मेरे शौक कैसे उस चीज को बदल सकते हैं, ये आगे मैं समझूंगा। उससे पहले एक रिपोर्ट मैं हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और यही वजह है कि आज जो चंद्र ग्रहण है वो खास हो जाता है और अब से कुछ देर बाद चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग 149 साल बाद बन रहा है। यानी आप ये समझ लीजिए, आप आज जो तस्वीर देखने वाले हैं इसके बाद आप जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण को दुर्लभ और ऐतिहासिक कहा जा रहा है। बेहद खास है चंद्र ग्रहण। गुरु पूर्णिमा पर 2 ग्रहों का विशेष संयोग। साल भर में आने वाली पूर्णिमाओं में गुरु पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। ज्योतिषों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान करीब 150 साल बाद बनाए अद्भुत संयोग है, जब आसमान में दिखने वाले इस दुर्लभ नजारे के साथ साथ गुरु पूर्णिमा का भी खास मौका होगा। इस बार चंद्र ग्रहण पर एक दुर्लभ योग बन रहा है। 12 जुलाई 1870 को 149 साल पहले भी ऐसा ही दुर्लभ संयोग बना था, जब गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ था। उस समय भी शनि, केतु और चंद्रमा के साथ धनु राशि में यह स्थिति बना था, जबकि सूर्य ग्रह के साथ साथ मिथुन राशि में स्थित। सनातन धर्म में गुरु की महिमा गाई गई है। इसी तरह गुरु पूर्णिमा पर्व का भी विशेष महत्व है। लोग इस त्योहार पर अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनके प्रति सम्मान जताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजा के कार्यक्रम सूतक लगने से पहले तक ही करने होते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार चंद्र ग्रहण के समय कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति, आइए वो भी जान लेते हैं। शनि और केतु ग्रहण के समय चंद्र के साथ धनु राशि में रहेंगे। ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। सूर्य के साथ राहु और शुक्र भी रहने वाले हैं। सूर्य और चंद्र 4 विपरीत ग्रह शुक्र, शनि, राहु और केतु के घेरे में रहेंगे। इस दौरान मंगल नीच का रहेगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो ग्रहों का ये योग और इस पर लगने वाला चंद्र ग्रहण अशुभ का कारक बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक एक साल में 3 या इससे ज्यादा ग्रहण शुभ नहीं होते और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा पैदा हो जाता है। यदि प्राकृतिक आपदा के दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत ही अलग, जिसको कि कहूंगा कि कई वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद इस प्रकार का प्रबल योग बनता है। ऐसी परिस्थिति में यही कहूंगा मैं कि अंतरिक्ष का छोटा परिवर्तन भी सभी जीवों को, सारे जीव जंतुओं को, पूरी प्रकृति को सीधे सीधे प्रभावित कर। हालांकि खगोल वैज्ञानिक इस दावे से सहमत नहीं। ये अलाइनमेंट से टाइड्स में बदलाव तो होता है, सन मून पोजीशन से बदलाव होता है, उससे छोटा सा ही बदलाव होगा एग्जैक्ट अलाइनमेंट से। लेकिन बाय एनी चांस अगर ये टाइड का बदलाव उसके आसपास मटेरियल, जो प्लेट टेक्टोनिक मटेरियल को कुछ जहाँ पे कुछ मूवमेंट हो सके तो उससे कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन देयर इज इतना डायरेक्ट हम ये नहीं कह पाएंगे। बहरहाल वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्यों के अपने अपने तर्क हैं। अलग अलग विज्ञान, अलग अलग विचार हैं, लेकिन आसमान में होने वाली इस अद्भुत खगोलीय घटना को लेकर सभी की उत्सुकता बनी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो ग्रहण काल में क्या कुछ असर पड़ेगा राशियों पर, यह हम बात कर रहे थे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट पर जाने के पहले चर्चा जो चल रही थी, राखी जी मैं पहले उस चर्चा को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। अब पहले त्रिपाठी सर आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ कि जब ये कहा जाता है कि कुंडली में जो कुछ लिखा है वो सही उतरेगा, फिर चंद्र ग्रहण में कोई आदमी बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है, कोई महिला जा रही है नहीं जा रही है, इसका असर कैसे पड़ सकता है? जी, उसकी जिंदगी जितनी लिखी है वो तो कुंडली के हिसाब से तय हो चुकी है जी। फिर चंद्र ग्रहण में वो जाए या ना जाए, इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि चंद्र ग्रहण में उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बात ये नहीं होती है। बात है कि जैसे मान लीजिए कि जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है यह धनु राशि पर लगा हुआ है, और धनु राशि में इस समय शनि है और केतु है। तो जब शनि केतु एक साथ बैठता है तो केतु का काम क्या था, उसका ना कोई आइडेंटिटी होता है ना कोई उसका अपना कॉन्सेप्ट होता है। वह जिस ग्रह के साथ रहता है उसी को इनरेंट करता और उसी को रिप्ले करता तो है। कुंडली तो नहीं बदलेगी ना? नहीं, कुंडली मैं फिर से बदलेगी उसी राशि सवाल के पे। हिसाब से, नहीं राशि के हिसाब से बदलेगी। अगर मान लीजिए किसी की मेष राशि है, किसी की मीन राशि है, किसी की कर्क राशि है, तो राशि से उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर व्यक्ति मान लीजिए कर्क राशि का है, धनु राशि का है, और धनु राशि वाला जा रहा है उसके साथ केतु बैठा हुआ है, तो ये सारा मामला मन से होता है। कहते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो फिर उसके तो जब उसके कर्म की वजह से कुंडली बदल गई ना? नहीं, कर्म के हिसाब से नहीं बदली। चंद्र ग्रहण के वक्त निकल गया, नहीं तो उसका कुंडली, अगर कुंडली में 60 साल की उम्र लिखी है और वो चंद्र ग्रहण में निकलता है और उसका असर नेगेटिव पड़ता है, तो फिर हम एक काम करते हैं, मेरे को किसी ज्योतिष ने कहा, मैं खुद ज्योतिष हूँ, मैंने अपनी कुंडली देखी है कि मैं अपनी उम्र के 70 साल में मरूंगी तो क्या ट्रक के सामने जाके खड़ी हो जाऊं? मैं तो मेरे तो कुंडली में लिखा है, भगवान का लिखा है, वो बिल्कुल ग्रहण अलग नहीं है। घर के छत पर निकलना और ट्रक के सामने आना, घर की छत पर ग्रहण के टाइम पर निकलना और ट्रक के सामने खड़ा होना एक ही बात है। बस ट्रक ऊपर से जाएगा तुरंत मर जाओगे, और ग्रहण पूरे साल आपको तिल तिल कर मारेगा, इतना ही फर्क है और नहीं। आपने एक बात और पूछी थी ब्रेक पर जाने से पहले, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके आगे एक थाली सजा दूं खाने की और आप सोचे कि मेरी किस्मत में ये भोजन है, आज मुझे एक पंडित ने कहा ये तो अपने आप मुंह में चला जाएगा, तो खाना उड़कर नहीं जाएगा। खाना खाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। यहां हम आपको अच्छे कर्म करने के लिए कह रहे हैं। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, मैं या त्रिपाठी जी या रावत जी या दुनिया का कोई भी ज्योतिष ये नहीं कह रहा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखना गलत है। प्लीज जाइए देखिए, ये खगोलीय खूबसूरत घटना है, इसका आनंद लीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि इस ग्रहण टाइम पर खाइए मत, संभोग मत कीजिए, कोई चीज मत काटिए, लड़ाई मत कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, और गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखिए, उन्हें अपने हाथ पैर नहीं मोड़ने चाहिए। उनके हाथ, अगर वो इस वक्त कोई चीज सब्जी काटती हैं या कुछ ऐसा काम करती हैं जो काटने पीटने का है, तो बच्चे की उंगलियां कटी हुई होती हैं। और ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च के अंदर पता लगाया गया है कि ऐसा अगर महिलाओं के साथ किया गया तो बच्चे के ऊपर इसका पूरा असर जन्म के बाद दिखाई दिया है। ये रिसर्च कहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। प्लस आपने कहा कि देश के ऊपर इसका क्या असर होगा, तो देश के ऊपर बहुत अच्छा त्रिपाठी जी ने बताया, लेकिन मैं बता दूं ये आपको साइंस नहीं बताएगा। जब भी ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, आप उसके 6 महीने के अंदर देख लीजिएगा भूकंप आएगा। भूकंप आने के साथ साथ कोई आपदा आएगी, क्योंकि अब ये चंद्र ग्रहण है तो देश में पानी से जुड़ी हुई कोई समस्या आएगी। या तो ओवर पानी बरसेगा और देश डूब जाएगा, या फिर पानी का सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक। इसके साथ साथ रेल दुर्घटना का होना, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। नहीं, ये कोइंसिडेंस हमेशा ग्रहण के बाद क्यों होता है? मैं आपसे कह रही हूँ ग्रहण के बाद क्यों होता है। आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 3 साल से सूखा पड़ा हुआ था, असम में 3 साल से लगातार बाढ़ आ रही है, चंद्र ग्रहण तो पूरे देश में एक साथ ही पड़ रहा है, फिर असम में उसका अलग असर क्यों पड़ रहा है? बिहार में बिल्कुल सही कहा। अब आप इस बात का जवाब मैं देता हूं आपको। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम चाहे कितनी भी उन्नति कर लें, ये नॉर्मल बात है कि कभी दिल्ली में बारिश, अब देखिए दिल्ली में बारिश ही नहीं हो रही है, दिल्ली वाले बारिश के लिए तरस रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बोल रही हूं, आज इस वक्त जो ग्रहण चल रहा है, इससे नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप ग्रहण के असर देख लीजिएगा, जिसमें नंबर 1 भूकंप है, दूसरा पानी की समस्या, ओवर पानी बरसना या पानी की वजह से फसलों का खराब हो जाना। ये मैं आपको बता रही हूं। और जिन जिन जगहों पे ये ग्रहण है, उन जगहों पे, भारत को छोड़ दीजिए, चलिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह पर ये ग्रहण पड़ रहा है। उन्हीं देशों में ये समस्या आएंगी जो चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई हो, कोई मुसीबत आ जाना, कोई बीमारी हो जाना, प्लस देश के सामने किसी बहुत बड़े खजाने का या सोने का आ जाना, ये भी आप समझिए। क्योंकि जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि चंद्रमा और गुरु की युक्ति चल रही है, चंद्रमा गुरु को पसंद नहीं करता। नहीं, तो आपने बोला किसी खजाने का आ जाना। अब चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण, हम उम्मीद कर रहे थे कि नया खजाना जो है चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी ध्रुव में, उसका पता लग सकता है। तो क्या समझा जाए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा? मैं आपसे कह रही हूं एक बड़ा
खजाना 2019 में, और 2019 को आप क्या समझते हैं, हम विक्रम संवत से मानते हैं, मैं अप्रैल तक की बात कर रही हूं, कोई बड़ा खजाना हमारे सामने आ सकता है, किसी बड़े नेता की मदर की तबीयत खराब हो सकती है, या कुछ ऐसी मिस घटना हो सकती है, जो अप्रिय घटना जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, समझे आप। यहाँ पर हम जैसे इन्होंने कहा सोना आपने जो बोला उस पर त्रिपाठी जी मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि ये तो आपने सुना, राखी जी बता रही हैं कि जिस देश में देखने को मिलेगा वहां ये परेशानी हो सकती है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी जिन देशों में नहीं देखने को मिल रहा वहां ये परेशानी नहीं होगी? देखिए जो इस समय जो नेचुरल क्लाइमेट है ना, जो कहीं पे भी आ सकती है। नहीं देखिए मैं जो आपसे टाइम पीरियड के लिए साथ बता रही हूँ, टाइम पीरियड के नहीं, साथ। इसी टाइम पीरियड नहीं, में, देखिए, इसी टाइम पीरियड में देखिए, जिन देशों जो में नहीं इस दिख रहा समय है, राखी यूरोप जी ने के जिन कहा- देशों में नहीं दिख रहा है, क्या वहां ये परेशानी नहीं नहीं, वो आएगी? इसकी ज्यादा गारंटी नहीं असर होती? पड़ेगा, वहां भी असर पड़ेगा, वहां भी असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, मिथुन राशि में राहु शुक्र सूर्य है, कर्क का मंगल है, नीच का साथ में बुध है, वृश्चिक का बृहस्पति है, और धनु राशि पर चंद्रमा शनि केतु है। तो जब कर्क राशि पर बृहस्पति हो, मंगल हो और साथ में बुध हो, तो बहुत बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना देता है, भूस्खलन कराता है, आगजनी कराता है, राजनी कराता है, किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत देता है, सूखा पड़ जाता है। और चूंकि चंद्रमा जल का कारक होता है, तो कहीं इतना ज्यादा जलमग्न हो जाएगा कि उसमें पृथ्वी भी डूब सकती है। और तो बहुत सारी संभावनाएं आपके हो सवाल सकती का हैं। जवाब देना बहुत अच्छा, जरूरी है। और आपने कहा कि बृहस्पति- जहां नहीं है वहां ये अच्छा, एक समस्या, सेकंड, ये ऐसी समस्या आएगी जैसे ग्रहण 3 घंटे के लिए हो रहा है, ये समस्या ऐसे आएगी कि तूफान आएगा और आके खत्म हो जाएगा। आप समझे, ये कोई 6-7 महीने चलने वाली समस्या नहीं बता रही हूं मैं आपको। अचानक से भूकंप आना और बहुत सारी बिल्डिंगों को गिर जाना, सामुद्रिक जैसे तूफान आ बॉम्बे में सकता गिर है। गया और कुछ लोग मर गए, जैसे बिहार में चमकी बुखार आया, 45 बच्चे मर गए। आप 45 बच्चों के मरने का मतलब समझते हैं, कोई बच्चों की बस या कुछ भी दुर्घटना। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि 2-3 महीने चलेगी, मैं आपसे कह रही हूं ऑल ऑफ सडन 3 घंटे के अंदर ग्रहण आया, 3 घंटे में ये समस्या आ जाएगी, आकर चली भी जाएगी। तो इसमें तो फर्क है ना। और देखिए, नेचुरली प्रॉब्लम्स का आना और 2-3 घंटे में एकदम से कुछ अतल पतल हो जाना, आप सोकर उठे और सुबह आपको कुछ और चीज मिल जाए, तो ये ग्रहण का मतलब होता है जितनी देर में ग्रहण आया उतनी देर में समस्या आके चली भी जाएगी। चलिए योगेश जी, ये चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे, सिरे से आप इसे खारिज कर सकते हैं कि नहीं राशियों पर क्या असर पड़ेगा, चंद्रमा की उपस्थिति से क्या असर पड़ेगा, ये आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन से कुछ असर पड़ेगा? चंद्रमा की जो स्थिति अभी है, जिस स्थिति में हम चंद्र ग्रहण से रूबरू हो रहे हैं, इसका कोई असर पड़ेगा? सर इसका कोई असर नहीं है। मैं आपको शुरू से अभी तक एक ही बात कहता हूँ, ये सिर्फ एक देखने के लिए चीज़ है। ये हमारे यूनिवर्स की खूबसूरती है कि जो हम देख पा रहे हैं, ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। ठीक है, मैं तो कहूँगा सारे लोग, अभी हम यहाँ बैठे हैं, ऑलरेडी हमारा चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो चुका है। मैं खुद धनु राशि से हूँ, मेरे लिए बोला गया है कि मेरी राशि पे बुरा होगा, जो भी होगा, एनी XYZ रीज़न, राइट, मेरे को येलो कपड़े पहनने चाहिए। मैं भी मुझे अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा। चंद्र ग्रहण 3 घंटे अगले और है, पता नहीं क्या पड़ेगा। एंड कहते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हम कहते हैं हमें खाना पीना नहीं खाना चाहिए। क्यों? मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर मैं आपके सामने अभी पानी पीता हूँ, क्या आप मुझे लिख के दे सकते हैं कि मुझे कुछ होगा? मैं इस बात को पूछता हूँ सिंपल साइंस के नज़रिए से, बिकॉज मेरे लिए चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ सूरज और चांद के बीच में धरती का आना और रोशनी का धरती के वायुमंडल से छन के जाना इस चंद्र ग्रहण। देखिए, ये मेरे लिए चंद्र ग्रहण है। योगेश जी मेरी बात का गलत अर्थ लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये मत करिए वो मत करिए, हम ये कह रहे हैं कि यह बहुत ही सुंदर है, प्रकृति का गिफ्ट आप देखिए। लेकिन हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण काल में आप अगर जो भी चीज करेंगे आपको अच्छे रूप में मिलेगा, तो आप अपनी मन स्थिति ठीक रखिए, जब तब करिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छा चीज करिए, अच्छे रूप में देखिए, उसको नेगेटिव में क्यों देख रहे हैं? वो यही पूछ रहे हैं कि पानी पीना और खाना खाना तो वर्जित होता है ना। हाँ, वर्जित तो होता अगर है। मैं मुझे अच्छे रूप में मिलेगा तो मैं 56 भोग खाऊं, फिर मुझे उस साल भर 56 भोग मिलेगा। हाँ, ये भी तो हो नहीं सकता नहीं है ना? उसमें क्या होता है कि जो अभी रावत जी ने बताया कि सूतक काल क्या होता है कि जैसे आपके घर में मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है या बच्चा होता है, तो उसमें सूतक काल मानते हैं कि मामला अपवित्र हो गया। अपवित्रता में कोई खाता नहीं है। तो जो हमारे देवता, हम चंद्रमा को मानते हैं कि हमारा देव है, और हम उनसे मानते हैं कि प्रकृति के जैसे आयुर्वेद है, विज्ञान है, साइंस है, हर चीज चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा चूंकि मन का कारक होता है, तो चंद्रमा को पर चूंकि ग्रहण लगा हुआ है, तो हम इसको देख करके हम मनाते हैं कि हम इस समय मान लेते हैं कि सूता काल हमको कुछ करना नहीं है। हम ये मानते हैं कि इसमें अपवित्र का है, इसमें बहुत ऐसी बैक्टीरिया है जो माइक्रो लेवल पर होती है, जो नेकेड आई से दिख नहीं सकती।
बहुत जैसे दही तो वो है, बैक्टीरिया दही कहाँ में से आ दही रही में है? बहुत ऐसे बैक्टीरिया रोशनी होते के हैं। नहीं आने की वजह से आ रही है या पहले से ही है जो रोशनी नहीं, के नहीं आने के बाद जब ये activate हो रेज जा रहे हैं? निकलती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, जो चंद्रमा की ऐसी किरणें होती है जो आप देख नहीं सकते, चंद्रमा के पास अपनी तो उससे किरणें नहीं है, तो ये अल्ट्रावायलेट सूर्य रेज के कहाँ से आ रही है? क्यों नहीं है रेज? तो जब हम कहते हैं किसी के प्रकाश से तो प्रकाशित है, मान लीजिए आपकी आंख है, आपकी आंख को तो दिखता नहीं है, अभी अंधेरा हो जाए तो आपको आंख को तो दिखेगा नहीं, कहेगी आंख कैसे दिखता है? योगेश जी मुस्कुरा रहे हैं, राखी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों के हम व्यूज लेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्योंकि वो लम्हा बस आने वाला है जिसका दुनिया को भी बेसब्री से इंतजार है। 169 मिनट जब चांद पर ग्रहण लगा रहेगा, चांद का 65% हिस्सा ढक जाएगा और 2 घंटे 59 मिनट तक कैसा दिखेगा वो चांद। आखिर उस दरमियान क्या होगा, आखिर ये चंद्र ग्रहण बाकी चंद्र ग्रहण से कैसे अलग दिखेगा, आइए ये जानते हैं। 149 साल बाद जब दुनिया एक खास खगोलीय घटना की गवाह बनेगी और वो लम्हा बस आने ही वाला है जब आसमान में ऐतिहासिक खगोलीय घटना का अद्भुत नजारा दिखेगा और हर किसी की नजरें आसमान पर होंगी। गुरु पूर्णिमा के दिन लग रहा यह चंद्र ग्रहण साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान धरती की छाया चंद्रमा के आधे से ज्यादा हिस्से को ढक लेगी। ऐसा योग 149 साल बाद बन रहा है। इसके पहले साल 1870 में इसी तरह का खगोलीय संयोग देखने को मिला था। ये चंद्र ग्रहण 2 घंटे 49 मिनट तक रहेगा, यानी 179 मिनट तक उस चांद की सांसें अटकी रहेंगी जो चांद अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करता है। उस चंद्रमा का आधे से ज्यादा हिस्सा ढक जाएगा। 179 मिनट तक चंद्र ग्रहण के दौरान चांद कैसा दिखेगा, कैसे वो बाकी चंद्र ग्रहणों से अलग होगा, इन सवालों के जवाब आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत आज रात 1:31 पर होगी। ग्रहण का मध्यकाल रात्रि 3:01 पर होगा और चंद्र ग्रहण 4:30 पर समाप्त होगा। इसे ग्रहण का मोक्ष काल कहते हैं। इस बार खगरास चंद्र ग्रहण का नजारा करीब 3 घंटे तक रहेगा, जब चांद का करीब 65% हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। 1:30 बजे रात को, देर रात को 1:30 बजे के आसपास हमें ग्रहण एक्चुअली दिखना शुरू होगा। 1:31 पे ग्रहण शुरू होगा, पार्शियल शुरू होगा। पार्शियल जो है फिर आगे चलते चलते सुबह 3 बजे तक मैक्सिमम एक्लिप्स होगा। फिर आगे चलते चलते 4:30 के आसपास पार्शियल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ दिखेगा नहीं। हालांकि 5:47 तक सुबह पेनम्ब्रल पार्ट लास्ट हिस्सा चलता रहेगा, बट उस समय तक जैसे दिल्ली से तब तक चांद नीचे डूब गया होगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 20 और 21 जनवरी की दरमियानी रात को लगा था। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण था जिसे वैज्ञानिकों ने सुपर ब्लड वुल्फ मून नाम दिया था। सुपर ब्लड वुल्फ मून के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, जिससे इसका आकार बाकी दिनों के मुकाबले में बड़ा दिखाई देता है। इस दौरान चांद पूरी तरह लाल नजर आ रहा था। तो सवाल ये कि जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो किस मायनों में अलग है। ये चंद्र ग्रहण आंशिक होगा, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे हाफ ब्लड थंडर मून नाम दिया। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूरज और चांद के बीच पृथ्वी घूमते हुए आती है, लेकिन वो तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होते। हालांकि 149 साल बाद भारत में दिखने जा रहे इस चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को सुपर ब्लड वुल्फ मून जैसा ही नजारा दिखेगा, यानी चांद का आधे से ज्यादा हिस्सा लाल रंग का दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक सूर्य और चंद्र ग्रहण का राशियों पर असर होता है। बहुत से लोग इन पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन विज्ञान इन बातों को नहीं मानता। विज्ञान के लिए ग्रहण एक खगोलीय घटना से ज्यादा कुछ और नहीं है। 16 जुलाई की रात को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण इस साल का आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। 149 साल बाद लगने जा रहे दुर्लभ चंद्र ग्रहण की दुनिया गवाह बनेगी। टीम न्यूज़ नेशन। विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के बीच हम ये लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि विज्ञान क्या ज्योतिष शास्त्र को मानता है। और योगेश जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेशक लोग कहते हैं कि विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र या जो हिंदू माइथोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक कैलकुलेशन का जिक्र हमेशा आता है कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्युताहि मधुर फल जानू। ये वो कैलकुलेशन है जिसका जिक्र हनुमान चालीसा में है। जो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो सूर्य से पृथ्वी की एक्चुअल दूरी जो है, जो विज्ञान प्रकाश वर्ष में नापता है, वो बिल्कुल बराबर आती है। तो कहीं ना कहीं तालमेल, जिसका जिक्र शुरू से राखी जी भी कर रही हैं कि हम तो मानते ही नहीं मानते भाई, वो अब आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर, मैं एक चीज मानता हूं और साथ में एक पॉइंट ऐड करूंगा। ज्योतिष और विज्ञान सेम था एक पॉइंट पे,
लेकिन वहां से विज्ञान आगे बढ़ गया है, विज्ञान में जो चेंज हो रहे हैं, विज्ञान उस चेंज को अडॉप्ट कर रहा है, ज्योतिष उस चेंज को मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि जैसे हम बात करते हैं, मैंने एक ही सवाल मैंने पूछा था कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ 21 दिसंबर को मेरा जैसे आज है, आज सूरज आपका मान लो धनु राशि में, आज मान लेते हैं हम, आज मान लो धनु राशि में है, मान लिया, आज से 2000 साल पहले हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि क्या सूरज सेम राशि में रहेगा या नहीं रहेगा? आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपका प्रश्न गलत है। क्यों त्रिपाठी जी? आपका प्रश्न गलत ये है कि देखिए सूर्य जो है, यह जो राशियां होते हैं, पहले राशियां समझिए कि राशियां क्या होती हैं। राशियां होती हैं 12, ग्रह होते हैं 7। जैसे मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष राशि का स्वामी शुक्र, और शुक्र होता है 2 और 7 का स्वामी शुक्र होता है, ठीक है। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है, और 1 और 8 का स्वामी किसी राशि में सूर्य हो सकता है या नहीं हो सकता? बता रहे हैं। तो जो सूर्य क्या होता है कि हर महीने जो राशियां होते हैं अपना घर चेंज करता है, एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, बोलते हैं उसको संक्रांति बोलते हैं। तो 12 महीने में 12 घर कवर करता है। वो ये नहीं कह रहे कि सूर्य अपनी जगह नहीं बदलेगा, 3000 वर्ष पहले वो क्या कैलकुलेशन कर पाना, जैसे आपने चंद्र ग्रहण का हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, हजारों साल पुराने भी पंचांग है लोगों के पास, और सब बताया जा सकता है और बताया भी जाता है। अब कैसे इन लोगों ने बताया, आप मुझे बताइए कि 12 जुलाई 1870 के अंदर सेम ऐसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन ऐसे ही ग्रहण पड़ा था, और ये दोबारा हम लोग जो इस पैनल पर बैठे हैं नहीं देख पाएंगे। 149 साल पहले सोचिए, कितने 150 साल पहले, और हम में से कोई दोबारा नहीं देख पाएगा, दोबारा ऐसा फिर बहुत साल बाद होगा। तो पंचांग और ज्योतिष ये सब बात बताता है। मैं इनकी एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चलिए, इन्होंने एटलीस्ट पूरे प्रोग्राम के अंत में आकर ये तो माना कि ज्योतिष और विज्ञान एक जगह पर हम आगे निकल गए, आप पीछे, ये हमारे बिना आगे निकल ही नहीं सकते। ज्योतिष के बिना विज्ञान शून्य है। हम एक सिक्के के 2 पहलू हैं, 1000 जगह पर विज्ञान को ज्योतिष की जरूरत। एक चीज तो आप भी मानते होंगे कि अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं, नहीं। अच्छा, अगर अंधविश्वास जुड़ा है तो मेरी एक बात का आप जवाब दे दीजिए, इनसे कहिए ये जवाब दे दे। आप लोग ये कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण है, ये एक अंधविश्वास है, ज्योतिषियों ने फैलाया है, क्रू नीति है। आपने इतने सालों से विज्ञान में, इतने सालों से आप शोध कर रहे हो, आपने इसका नाम बदल के चंद्र ग्रहण की जगह कुछ और क्यों नहीं रखा? चंद्र ग्रहण सोचकर ही डर लगता है। क्या कर रही है आपकी विज्ञान? समय बदलते, नाम बदलते, कुछ अच्छा सा नाम दे देते, लोगों को ग्रहण के नाम से डर तो नहीं लगता। आज लोग कहते हैं मेरी नौकरी, आप मेरी बात सुनिए, आज लोग कहते हैं मेरी नौकरी चली गई, किस्मत फूट गई मेरी, तो ग्रहण लग गया मुझे। क्यों नहीं बदला आप लोगों ने ये नाम? आप इतने टाइम से विज्ञान कर क्या रहा है? मैं इसका जवाब राखी जी, आप ये बताइए, अमेरिका में बैठा आदमी थोड़ी बोलता है नौकरी चलेगी मेरे ग्रहण लग गए? नहीं बोलते है, कौन कहता है आपको नहीं बोलता? अमेरिकन हमसे ज्यादा नहीं, अमेरिकन हमसे ज्यादा डरपोक होते हैं, हमसे ज्यादा विज्ञान मानते हैं, हमसे ज्यादा ज्योतिष मानते हैं। इतने ज्यादा देखिए, ज्योतिष विज्ञान से भी आगे। अच्छा, मैं अमेरिका की बात क्यों करूं? मुझे ग्रहण के नाम से डर लगता है। और क्या किया वैज्ञानिकों ने इतने सालों से? ग्रहण का नाम क्यों नहीं बदला? अगर हमने क्रूनीति फैला रखी है तो आपने बदला क्यों नहीं? आप बदल दो, कोई खूबसूरत सा नाम दे दो, वाओ चंद्र सहयोग कर दो, वाओ योग कर दो, योग कर दो, सहयोग कर दो। क्यों ग्रहण रखा हुआ है? अगर हम लोगों ने कुरीति फैला रखी है तो आपने क्या किया जिससे हम अभी तक जानते नहीं है? काम आप कुछ करो ना, काम सारे ज्योतिष करें और क्रेडिट आप ले जाओ। चंद्र ग्रहण हम आपको बताएं। जवाब ले लेते हैं, राखी जी जवाब ले लेते हैं। सर, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, ग्रहण का मतलब छाया होता है, हाँ या ना? ग्रहण का मतलब छाया होता है, ये आपको किसने सर कहा? हाँ या ना? नहीं होता। क्यों? ग्रहण का मतलब छाया क्या होता है? ग्रहण का मतलब होता है किसी भी चीज में ग्रहण लग जाना, किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज आ जाना, उसे आप छाया कह लीजिए, उसे आप कह लीजिए पृथ्वी के बीच में सूर्य आ गया, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई। लेकिन ग्रहण जो शब्द है ना, आप उसे समझिए। इतने सालों से ये कह रहे हैं अक्षय, क्रूनीति चली आ रही है, कुछ अंधविश्वास चले आ रहे हैं, उन्हें हटाना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को बाहर जाना चाहिए। आप ये बताइए, भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या नहीं करते? भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? भोजन ग्रहण करने में और ग्रहण में बहुत फर्क है। ग्रहण है तो नहीं, दोनों में फर्क है, दोनों में आप जल ग्रहण करिए तो फिर ये ग्रहण, आप इसको इतना नेगेटिव वर्ड क्यों मान रहे हैं? नेगेटिव वर्ड है ये, नेगेटिव वर्ड है ये हमारी परंपराओं में। शहरों के नाम बदल जाते हैं, इस देश में रोडों के नाम बदल जाते हैं, ये गलत है, ये हिंदुओं का देश है, ये बात हो जाती है। मैं तो एक साइंटिस्ट से पूछ रही हूँ, नहीं मैं साइंटिस्ट से पूछ रही हूँ। आपने बोला ग्रहण का मतलब ऐसा ही, ग्रहण का मतलब लेना। आप ये कह रहे हैं ये बहुत अच्छा योग है और इसका आनंद लेना चाहिए। राहु साइंस ने कभी क्यों नहीं सोचा? वो खा रहा है, निगल रहा है,
जैसे ग्रहण मैंने निकलना, भोजन ग्रहण ग्रहण करना और निकलना, किसी जैसे भोजन इंसान को निकलते ग्रहण हैं। करना, दोनों में बहुत फर्क है। मैं ये कह रही हूँ कि हम तो ये अंधविश्वास फैलाते आ रहे हैं, दोनों शब्द accepted, का अलग-अलग लेकिन अर्थ है। आपके विज्ञान ने इतने सालों में क्या किया, इसका नाम बदलने का सोचा, बदल दे। लोगों को डराने के बाद लोगों का नाम, एक आम जनता के हिसाब से सोचिए, मीडिया के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से मत सोचिए, किसी भी एक आम इंसान को सड़क पर जाते हुए कुछ आज चंद्र ग्रहण है, और हमारे उसकी जान दर्शकों को निकल हम बता जाएगी। दें, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले ग्रहण लग चुका है, जिस ग्रहण के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां पर ये चंद्र ग्रहण 149 साल बाद जो योग बना है, गुरु पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण नजर आ रहा है, वो हिंदुस्तान में भी देखा जाएगा। और न्यूज नेशन आप तक वो तस्वीर लगातार पहुंचा रहा है। हमारे साथ पूरा पैनल भी मौजूद है जो ये लगातार बात कर रहा है कि विज्ञान के हिसाब से इस ग्रहण का आपके और आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, और ज्योतिष शास्त्र क्या मानता है इसका क्या असर पड़ेगा। योगेश जी, जिस ग्रहण की हम बात कर रहे थे, क्या विज्ञान ने वाकई कभी सोचा कि अगर इस ग्रहण को हम मानते नहीं है, जो नाम दिया गया है ज्योतिष शास्त्र की तरफ से, तो इसे बदला जा सकता है, या दूसरी दुनिया में, दूसरे देशों में इससे दूसरे नाम से जाना जाता है? सर ग्रहण को मतलब नॉर्मली जो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग जानते हैं वो एक्लिप्स वर्ड से ही जानते हैं। हाँ। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज जो हर जगह हम यूज भी कर रहे हैं। अब आप इसको ग्रहण बोलो या उसको कुछ और नाम दे भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा फिनोमिना नहीं बदलना है, जो नेचर में हो रहा है वो होगा ही होगा। ये नहीं हो सकता अगर मैं ग्रहण का नाम बदल दूं तो उसका कुछ अच्छा या बुरा होने लग जाए। मतलब मैं नहीं, एक आपको चीज लोगों की नहीं समझ सोच पा रहा बदलनी हूं। चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, उस चीज से लोग डरते हैं। आपको ये कहना चाहिए ज्योतिषियों ने चीज बेकार फैला रखी है, इसे बदलो, विज्ञान का डर ज्ञान निकालो। खोज करके बदल दीजिए। वैज्ञानिकों का काम है खोज करके कुछ बदल नया दीजिए। खोज करो और बदलो। बदल दीजिए, खोज करना, प्रूफ मैं करके एक- दिखा दीजिए लोगों को। एक चीज मैं आपसे पूछता नहीं, हूँ, कुछ चीजें तो सर- त्रिपाठी जी, कुछ चीजें तो विज्ञान ने प्रूफ की हैं। आप चंद्रमा को क्या मानते हैं? एक एक बार भी त्रिपाठी जी और मैंने नहीं कहा हम विज्ञान को नहीं मानते, हम तो चंद्रमा को रिस्पेक्ट क्या करते मानते हैं। चंद्रमा को आप क्या मानते हैं? चंद्रमा को क्या मानते हैं? देव मतलब मानते हैं, ग्रह मानते हैं, क्या मानते हैं? हम उसे देव भी मानते हैं, चंद्रमा के माने पूजा भी होती है, हम चंद्रमा उसे को ग्रह देव भी मानते हैं। विज्ञान ने उसे देव ना मान के सिर्फ ग्रह माना और वहां पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। ग्रह तो मानता है ना, विज्ञान ग्रह मानता है ना, है, तो जब देवता ग्रह नहीं मानता है तो ज्योतिष उसका कैलकुलेशन होगा। हाँ। अगर वो ग्रह मानता है तो कैलकुलेशन होगा। योगेश जी। और चंद्रमा मन का कारक होता है, सारा चीज मन से होता है। यदि आपका मन ठीक है, जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक है, किसी चीज का खोज करना चाह रहे हैं, इनका चंद्रमा खराब है तो डेविएट होंगे, कार्य नहीं करेंगे, डिप्रेशन में आएंगे, नेगेटिव थॉट्स में आएंगे, ये काम ही नहीं करेंगे। अगर वही इनका चंद्रमा बढ़िया है तो इनकी एकाग्रता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आगे बढ़ जाएंगे। तो सारा मामला तो चंद्रमा का है। और आप देखिए, और आपने उसी अभी चंद्रमा अपने पर ग्रहण चल चैनल रहा है। पर बताया योगेश जी, चंद्रमा पर योगेश जी। बहुत पिक्चरों के गाने बने, सूरज पे तो नहीं बने, सूरज पे क्योंकि नहीं बने। चंद्रमा चंद्रमा शांत पर है, क्यों बना? ठंडा है, शीतल है, देखने में आप खूबसूरत है, एक देखते होंगे रोमांटिक समुद्र ग्रह में बोला ज्वार भाटा आता जाता है, है, उसे दुर्घटनाएं होती हैं। रोमांटिक। आप उस दिन देखे थे, पिछली बार यहीं वैज्ञानिक भी सब लोग बैठे थे, इसी दिन चल रहा था और एक आए थे कंपटीशन देने, इंटरव्यू देने आए थे, और चंद्र ग्रहण के दिन ही वो बीमार पड़ गए, उनको नहीं, दौड़ा पड़ा और गिर गए, इतना बीमार पड़ गए। भरोसा है त्रिपाठी जी, तो चैलेंज तो आप लोगों के ऊपर भी होगा कि इसकी गणना करके पहले ही क्यों नहीं बताया जा सकता है कि ये आपदाएं इस हिस्से में आने वाली हैं या आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं, बताया जा सकता है, शोध करने के लिए पैसे दे सरकार, आज आप करा लोग जा देख सकता रहे है, हैं, करा जा सकता है। आपको शोध के लिए क्या चीजें चाहिए? अरे हमें आप शोध के अभी लिए बैठे संस्थाएं बैठे चाहिए, जब हमें सारी लोग बातें चाहिए, कर हमें सकते टीम हैं। चाहिए, हमें उसके लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। सरकार पैसा लगाए इसी बात नहीं, की अभी तो- ज्योतिषियों अभी के तो बीच में राखी जी- आज राखी लड़ाई जी, हो रही है कि अभी- ज्योतिष को अभी आगे तो बढ़ाया आपने जाए। अपने ही स्तर पर वो शोध करके बता दिया कि इस चंद्र ग्रहण का असर 3 महीने के भीतर या तो बाढ़ के रूप में ऐसा देखने को होगा, मिलेगा, भूकंप के क्योंकि रूप में देखने को मिलेगा। ये ऐसा होगा और ऐसा होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात किन-किन बताती हूँ, हिस्सों में होगा? नहीं किन की जहां जहां ये ग्रहण आपको दिखाई दे रहा है और जिसका असर, ये तो ये बताएंगे ना कि कहाँ का चंद्रमा पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है। अभी हम बात कर रहे थे शो शुरू होने से विज्ञान पहले, तो मानता है कि भूकंप के झटके लगातार धरती के भीतर आते रहते हैं। मैं गलत हूं तो योगेश जी अब आप सही धरती के करिए। भीतर आते रहते ना, अभी धरती के ऊपर ऊपर तो नहीं आएंगे आता जो ना। नुकसान भी देंगे। ऊपर तो मैं नहीं आता, आपसे नुकसान वही तो बात नहीं कह रही हूँ, होता। मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे कि ग्रहण, चलिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अमेरिका, तो भूकंप आना एक नॉर्मल सी बात है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, भूकंप का आना और फिर उस पर नुकसान होना, वो लोगों रिएक्टर का पैमाने मन पर दुखी कितना होना, intensity है। लोगों का मन परेशान होना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारण है, उसमें नुकसान, भूकंप एक नॉर्मली आना और उससे कष्ट होना। देखिए ये बातें कर करके टीवी पर, ये एक नेशनल चैनल पर मैं लोगों को डराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इन चीजों से डरिए मत। अगर ये कहते हैं कि खूबसूरत घटना है तो इसे देखिए, लेकिन इसके साथ साथ सुबह उठकर मंदिर भी जाइए। साइंस को जिनको मानना है उन्हें सैल्यूट है, वो साइंस को माने, लेकिन ज्योतिष ये कहता है अपने देश की भलाई के लिए, अगर हम हजारों लोग बैठकर ये कह सकते हैं कि देश वर्ल्ड कप जीता है और मन्नतें मांग सकते हैं, तो देश की तरक्की के लिए और देश को बचाने के लिए कल सुबह मंदिर में एक नारियल भी चढ़ा सकते हैं। रीजन 2 है, संक्रांत है, सावन है, और क्योंकि ग्रहण के बाद दान की मान्यता और परंपरा है, तो अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं वो हमें करना चाहिए। हाँ योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
सर मैं एक ही चीज कहना चाह रहा था, आप कह रहे हैं कि हम बता सकते हैं आगे क्या हो सकता है। मैं कहता हूं क्या आप एक बात को मानने के लिए तैयार है? मैं यहां बैठा हूं, आज ग्रहण है, क्या आप बता सकते हैं कल मेरे साथ क्या होगा या परसों मेरे साथ क्या होगा? ये जवाब लेंगे। इससे पहले जो तस्वीरें हमारे दर्शकों आप लोगों को डरा क्यों रहे? विज्ञान डराने के लिए थोड़े नहीं, डराने के लिए थोड़े ना, मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी, चर्चा को यहीं से बढ़ाएंगे। जो तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये भुवनेश्वर में चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हैं। ये नजारा 149 साल बाद पूरी दुनिया देख रही है। यानी धरती पर पिछली बार इस नज़ारे को जिसने देखा था उनमें से कोई भी शख्स अभी मौजूद हो ये ज़रूरी नहीं है, और अभी जो इस तस्वीर को देख रहे हैं आने वाले वक्त में क्या दोबारा इसे देख पाएंगे ये भी संभव कम ही नज़र आता है। तो ये अद्भुत नज़ारा है और ये खगोलीय घटना 149 साल बाद हो रही है जिस पर ये चर्चा चल रही है। और अभी एक चैलेंज भी योगेश जी ने दिया है त्रिपाठी जी को कि वो ये क्या बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा चांद की स्थिति के आधार पर, जिसका दावा लगातार ज्योतिष शास्त्र की तरफ से किया जाता है कि चांद की स्थिति के हिसाब से तमाम राशियों पर उसका असर पड़ेगा। तो खगोल शास्त्री योगेश कुमार जोशी जी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में आंशिक चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है, हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, चर्चा को भी यहीं से आगे बढ़ाते हैं। योगेश जी अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए त्रिपाठी जी ताकि उसे सुन सके। सर मेरा सवाल एक सीधा सा सवाल है कि अगर चंद्र ग्रहण है, ठीक है, आपने बोला इसका इफेक्ट पड़ेगा एंड ज्योतिष शास्त्र सब कुछ आपके बारे में बता सकता है। अब मैं आता हूं इस सवाल पे कि ये चंद्र ग्रहण के इफेक्ट को मानते हुए अगले 2 दिन में या अगले 3 दिन में या अगले 1 महीने में मेरे साथ क्या होगा, क्या आप इसको लिख के मुझे दे सकते हैं? मैं इस चीज पे मानता हूं। नहीं, आपका प्रश्न गलत है। हमारे कहने का अभिप्राय नहीं, आपका प्रश्न गलत, आपका प्रश्न गलत हर बार मेरा प्रश्न गलत है। चंद्र ग्रहण आपका प्रश्न ही गलत है। देखिए नहीं, आपका प्रश्न गलत है। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी जातक आप देखते होंगे कि आपके साथ एक क्लास में 100 बच्चे पढ़े होंगे, कोई वैज्ञानिक हो गया, कोई किसान हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई नेता हो गया, कोई अधिकारी हो गया, कोई बड़ा ज्योतिषी हो गया, कोई बड़ा खिलाड़ी हो गया, कोई किसान हो गया। वह जब उसका जन्म हुआ होगा तो जन्म के समय जो ग्रहों की पोजीशन हुई होगी उसके हिसाब से, जिस राशि में चंद्रमा बैठा होगा उस राशि के हिसाब से उस व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, उसी तरह के घर में पैदा हुआ, उसी तरह का शिक्षा किया, उसी तरह के समय के अनुसार उसका पद मिला। पैदा होने के वक्त जो ग्रहों की स्थिति होती है बदला। आप गलत सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के एक सेकंड, विनोद जी, करपात्रे महाराज का नाम हमने सुना था, एक मिनट अपनी बात पूरी कर लें। देखिए चंद्र ग्रहण का हम आपको हम लोग ये जो नेशनल चैनल पर बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण एक प्रकार का आप जो मानते हैं हम भी इसको मानते हैं कि खूबसूरत तरीका है, खगोलीय घटना है, लेकिन हम उसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं और हमें मानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। जब मन आपका खराब होगा तो आप कुछ भी अच्छा बुरा कर सकते हैं। अगर मन आपका अच्छा, देखिए हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, और बस कुछ सवाल हैं जो लोगों के जहन में, वो तरीका गलत है। ज्योतिष के बारे में लोग गलत जानते हैं, ज्योतिष के बारे में लोग गलत डिफिनेशन करते हैं। अगर कोई ये सोचता है, देखिए आप ये सोचते हैं कि ज्योतिषी है आए अपना भाग्य, हम किसी की भाग्य को नहीं बदल सकते, जो आपके डेस्टिनी में लिखा होगा। अगर अपना भाग्य बदल देता, अगर डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो बदला नहीं जा सकता है, फिर क्या फर्क पड़ रहा है मैं चंद्रग्रहण में निकलूं या न निकलूं? पहली चीज। नहीं, बात उसकी नहीं हो रही, नहीं बात उसकी नहीं हो रही। करपात्रे महाराज का नाम सुना, उनका एक उदाहरण मैं पढ़ रहा था कि करपात्रे महाराज की मृत्यु बहुत अल्प आयु में लिखी थी, लेकिन वो शतायु होकर उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया अपने कर्मों की वजह से। तो फिर कुंडली तो बदल गई ना उस समय। जो जन्म के वक्त आप बात कर रहे हैं, एक बार सवाल पूरा होने दीजिए। जो जन्म के वक्त आप बात कर रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से कुंडली बन गई, वही होगा, तो फिर वो तो बदल गई ना। नहीं, देखिए अगर मान लीजिए कि आपकी डेस्टिनी में आपको अच्छा कुलीन घर में पैदा होना था, आप पैदा हो गए, आपका हाथ पांव मन मस्तिष्क दिमाग सब भगवान ने सही दिया, आपकी डेस्टिनी में इंसान बनना था, आप इंसान बन गए, और आपकी डेस्टिनी मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 5 लाख रुपया दिया, तो 5 लाख रुपए को आप 5000 करोड़ करते हैं या 50 रुपया करते हैं, ये आपका कर्म है। डेस्टिनी आयु क्या आयु भी अगर आपकी आयु अच्छी है और आप बुरे कर्म करेंगे, खराब कर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपकी आयु लंबी और आप 20 पिएंगे तो मरेंगे ही। अगर तो वही व्यक्ति अपने को तो बहुत जल्दी मर जाना किसको नहीं, कर्म व्यक्ति का चॉइस आपके हाथ में होते है। जैसा आप कर्म करेंगे उस हिसाब से डेस्टिनी आपकी बनती है। हम जो कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारी डेस्टिनी बनती है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अपनी डेस्टिनी को कर्म से बदल देते हैं। राखी जी,
डेस्टिनी को कर्म से बदला जा जी, सकता है, बदला उस जा हिसाब से सकता है। इंसान की जी। आयु अल्प या ज्यादा हो सकती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जन्म और मृत्यु लिखी हुई है, ना आगे हो सकती है, ना घट सकती है, ना बढ़ सकती है, लेकिन कई बार इंसान मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है जीवित रहकर। तो वो कर्पात्र महाराज जी का जो उदाहरण दिया वही- जाता है वो कर्म सही से है, बदला गलत जा है? बिल्कुल सही है। मैं आपको कर्म से मैं बदला आपकी जी कह रहे हैं कर्म से नहीं बदला जा सकता। मैं- नहीं, नहीं, मार्कंडेय नहीं, ऋषि, नहीं, मार्कंडेय आपने ऋषि मेरी- की उम्र 12 साल थी। मेरे को बोलने उन्होंने दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा, मैं उनकी उम्र बढ़ गई। ये तो शिव दीर्घजीवी हो पुराण गए। में लिखा है जो ये बात बोल रहे हैं। मैं आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। जन्म और मृत्यु लिखी हुई है, लेकिन कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इंसान जीते जी ही मरा हुआ होता है, चाहे वो डिप्रेशन में चला जाए या कोमा में चला जाए। आपने बोला कि क्या मृत्यु को टाला जा सकता है, तो मेरे सवाल का, आपके सवाल का जवाब है हाँ। मैं बताती हूँ आपको कैसे। आपका 27 अगस्त 2019 में एक्सीडेंट होना है और आपका हाथ कटना है, ये निश्चित है। जिस जगह पर एक्सीडेंट होना है, किसी के पिताजी उस एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते, वहीं एक्सीडेंट होगा। लेकिन आप पूजा करें, कर्म करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, महामृत्युंजय की पूजा करें, तो आपका एक्सीडेंट उसी जगह पर होगा, लेकिन आपका हाथ कटने की जगह पर आपकी उंगली कट जाएगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आपके उस कष्ट का, जो इतना बड़ा कष्ट होना है, नुकसान 5 करोड़ का होना है, वो सिर्फ 5,000 का हो जाएगा। और ये देखा गया है, लोगों के साथ हुआ है, ये लिखा है शिव पुराण के अंदर। तो आप अपने कष्टों को अपने कर्मों के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। Intensity लेकिन घटा मृत्यु बढ़ा को ये सकते हैं। कहूं कि मेरे को अगस्त में नहीं मरना, मैं तो जुलाई में मरूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। मृत्यु और जन्म लिखा मेरा हुआ है, जवाब इसलिए नहीं लेकिन मिला आपके क्योंकि कष्ट कम किए जा कर्पात्रे जी सकते का जो उदाहरण मैं दे रहा बिल्कुल, हूं कि कर्मों दिल्ली से में जिंदगी उनकी कुंडली में बदलती है। मृत्यु लिखी थी, वो उन्होंने तो ऐसे तो ये शतायु आपको मृत्यु शिव से या पुराण में भी ये प्राप्ति बात की। लिखी है, लेकिन ये उस जमाने की बातें थी। आप आज कलयुग में 2019 में जी बदल रहे गई हैं। चीजें यानी। क्यों नहीं बदलेंगी? आज आप मुझे एक बात बताइए, माता पिता की कोई सेवा करता है? आज कोई मंदिर जाता है? आज कोई अपने घर को मंदिर समझता है, ऑफिस को मंदिर समझता है, अपने कार्य को, अपने आसपास काम करने वाले लोगों को उसी नजर से देखता है जिसको, जैसे जिस नजर से आपके दादा परदादा देखते थे। आपके दादा परदादा 50 रुपए कमाकर 6 बेटियों की शादी कर देते थे। आज लोग 50,000 कमाकर एक भी नहीं। तो फिर महंगाई के साथ बहुत कुछ बदला है। एक पेस्ट, देख सर मेरी बात सुनिए, एक पेस्ट होती थी और पूरा घर करता था, एक साबुन होता था। आज घर में लड़कों का साबुन अलग, लड़कियों का साबुन अलग, लड़कों की क्रीम अलग, लड़कों की क्रीम। महंगाई बढ़ी नहीं है, हमने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया है, हमारी चीजें बदल गई। तो फिर ज्योतिष भी बदलेगा कैसे? नहीं मतलब है इसका, ज्योतिष शास्त्र से बहुत कुछ लेना देना है। पहले लोग गाय को रोटी खिलाए बिना असली घी खाते थे, गाय को रोटी खिलाए बिना खुद रोटी नहीं खाते थे। अब क्या है? अब लोग पहले बेड टी पीते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं। फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। तो आपके कर्मास बदल गए। पहले आप भूखे को खिलाकर खाते थे, आपके कर्म अच्छे थे। अब पहले अपना पेट आप भरते हैं, आप सोते ही सुबह 4 बजे, उठते आप दोपहर को 12 बजे। जिंदगी तो बदल गई ना। ये तो ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य उदय से पहले उठो, बाद में उठने वाला तो वैसे ही ज्यादा बीमार होता है। तो चीजें बदल गई हैं, जैसे समय बदला है वैसे चीजें भी बदली हैं, ज्योतिष भी बदला है, उपाय भी बदले हैं और आपकी डेस्टिनी भी बदली है। आपके दादा परदादा 100 साल तक जीते थे, क्या आप और मैं जीते? 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों? जिंदगी का लाइफस्टाइल बदल गई, कर्म बदल गए, तो आपका पूरा का पूरा डेस्टिनी बदल गई। बिल्कुल। कर्म योगेश जी, तो उसकी मतलब घटनाओं कर्म की प्रधान हुआ ना, इंटेंसिटी फिर को कुंडली अधिक कम कहाँ कर से आ गई? सकते हैं। त्रिपाठी जी, फिर तो कर्म प्रधान हुआ ना। कर्म प्रधान है ही। आप अपनी बातें खुद ही काट रहे हैं कि कुंडली में लिखा है कि जीवन मृत्यु कब होनी है। नहीं, हमें फिर उसके बाद आप कर्म कर्म पर आकर आपने ही वहीं पर जीवन ending मृत्यु दिया कब कि होनी आपका है, ये कर्म कुंडली में कैसा लिखा बड़ा है। है। इसका कुंडली से कोई आपके कर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, चाहे जितने अच्छे मर्जी कर्म कर लो, आपने जिस डेट पे मरना है मरोगे, लेकिन इस बीच में, मृत्यु और जीवन के बीच में, इस मृत्यु लोक में आप शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, नौकरी करते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं। उस टाइम पे जो आपको कष्ट आते हैं, वही कष्ट आपको ये बताते हैं कि मृत्यु कैसे होगी। बड़े तड़प तड़प कर मरेगा, कर्जे में मरेगा, बीमारी से मरेगा। आपकी लाइफस्टाइल ये बात बताती है। अगर आप कर्म अच्छा करें, आज भी ऐसे लोग हैं जो खाए बिना, दूसरों को खिलाए बिना नहीं खाते, जो दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो वो जी रहे हैं। आज भी लोग हैं जो घी खाते हैं। कई लोग हैं जिनको डॉक्टर कहते थे घी मत खाओ, घी से दूर। कि उनको शारीरिक कष्ट ना हो रहा हो। शारीरिक कष्ट से बढ़कर आजकल लोगों को मानसिक कष्ट है। आप समझिए, हमारा रोज का काम है, हमसे हजारों लोग मिलते हैं। लोग शारीरिक कष्ट से परेशान नहीं है, मानसिक कष्ट से परेशान है। आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली में भी अब चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है, और दूसरी ओर भुवनेश्वर की तस्वीर है, जहां चांद तो एक ही है, लेकिन देखिए चांद का कलर आपको अलग अलग नजर आएगा। और इसकी वजह साफ तौर पर पॉल्यूशन है। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह अद्भुत नज़ारा जो 149 साल बाद अंतरिक्ष में नजर आ रहा है, इसका दीदार हर कोई करना चाहता है। और यही वजह है कि न्यूज़ नेशन आपको इन तस्वीरों से लगातार रूबरू करा रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि आप भी
ये मान्यता के साथ हूं कि ये तस्वीरें आप सीधे ना देख पा रहे हो, लेकिन स्क्रीन पर इन तस्वीरों को त्रिपाठी जी क्या देखा जा सकता है? ये देखिए, दिल्ली में चांद एक बार फिर से छिप गया है। मैं कहती हूँ आप लोगों को कहिए छत पर जाकर देखें, सिर्फ गर्भवती महिलाओं को छोड़कर कोई भी चंद्रमा को देख सकता है, हम मना नहीं कर रहे। आप प्लीज जाइए पूरे परिवार के साथ इस पूरा चीज का ढक गया आनंद था। लीजिए। अब देखिए धीरे धीरे एक बार फिर से नजर आने लगा है चांद। एक समय ऐसा लगा कि स्क्रीन पर एक कालिमा छाई हुई है, लेकिन दरअसल वो ग्रहण का असर है। और दूसरी ओर भुवनेश्वर में आप देखिए धीरे धीरे चांद ढकता जा रहा है। आप इसे अपनी भाषा में किस तरीके से योगेश जी बताएंगे? सर ये क्लाउड्स है, मतलब बादल की वजह से, क्योंकि दिल्ली में आजकल आप देख रहे हैं कि क्लाउड्स बहुत ज्यादा है अच्छा। एज कम्पेयर टू भुवनेश्वर का स्काई, जहाँ पे इस टाइम हो सकता है वहाँ पे क्लाउड कम हो। तो ये क्लाउड कवर देख के आप बता सकते हैं कि कितना चांद किस टाइम दिखने वाला है। दूसरी चीज मतलब अभी इस टाइम तो यही है, अभी आप देख रहे होंगे ऊपर से एक डार्क शेडो आ रहा है। सो वहां से आपका पार्शियल एक्लिप्स मतलब आंशिक चंद्रग्रहण स्टार्ट हो चुका है, जो 3 बजे तक, जो हम कह रहे हैं 65% कवर करेगा। सो 65% आपका स्टार्ट हो चुका है, 3 बजे तक वो बीच में आ जाएगा। अच्छा, तो फिर वो ये है ईद आपका के चांद की तरह नजर आएगा। हाँ, ईद के चांद से मतलब थोड़ा बड़ा होगा। ईद का चांद तो बहुत पतला होता है। ईद के चांद से मतलब 35% आपको लगभग थोड़ा बड़ा होगा, उससे आधे से कम, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा है। यानी त्रिपाठी जी, शिव जी की जटाओं में जिस चांद को हम देखते हैं कुछ वैसे ही नजर आने वाला है एकदम। तो ये ऐतिहासिक तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि 149 साल बाद ये मौका आया है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण के तस्वीरों से आप रूबरू हो रहे हैं, इसका दीदार कर पा रहे हैं। और चंद्रग्रहण दिखना अब शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से जैसे तस्वीरें आती जाएंगी आप तक हम वो तस्वीरें पहुंचाते जाएंगे। लोगों में खासा उत्साह भी है। आज का दिन शुभ होगा अशुभ होगा, इस पर चर्चा लगातार जारी है। और एक चीज़ योगेश जी मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी एक चीज़ कही थी कि लोगों का मानना है कि जब भी आप विज्ञान की ओर जाते हैं वो आपको आध्यात्म से दूर ले जाता है, लेकिन जब जब मैं असफल हुआ या मेरे कोई प्रोजेक्ट्स फेल हुए तब मैं आध्यात्म के ज़रिए ही उस प्रोजेक्ट की ओर जुड़ने के लिए शक्ति प्राप्त करता गया। और मैं जब भी विज्ञान की ओर गया तो आध्यात्म को अपने करीब पाया। तो एक खगोल शास्त्री होने के नाते क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सर मैं एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप चाहे कोई भी काम करें, दुनिया का कोई भी काम, आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब वो एकाग्रता आप कैसे लाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ हो सकता है कि मान लो मैं भगवान का तप करके एकाग्रता मुझे मिलती है, मेरे को म्यूजिक सुन के एकाग्रता मिलती है, मैं म्यूजिक सुन के ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। हो सकता है कोई तीसरा इंसान हो, वो 1 घंटा पहले मूवी देखे फिर उसका दिमाग एकाग्र हो। सो एकाग्रता लाना ये सबसे मेन पॉइंट है, चाहे वो आप आध्यात्मिक तरीके से लाएं, चाहे वो आप किसी दूसरे तरीके से, चाहे तीसरे तरीके से लाएं। हम किसी नास्तिक को तो कभी नहीं कहते कि वो कभी आध्यात्म की तरफ गया। हम अगर किसी नास्तिक की बात करें, नास्तिक को तो हम यही कहते हैं कि वो भगवान में मानता ही नहीं है। तो उसके लिए भी तो वो भी तो कभी ना कभी कॉन्सेंट्रेट करता है अपने काम पे, वो कहाँ से करता है। सो ये बड़ी सिंपल सा एक मेरा पॉइंट है। बिल्कुल। और त्रिपाठी जी, ऐसे कई मुल्क हैं जो बिल्कुल देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक मुल्क होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए प्रगति के लिहाज से वो काफ़ी आगे हैं जी। ऐसा क्यों फिर? अगर आपके हिसाब से मान्यता को नहीं मान रहे हैं या इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पर भी लाइफस्टाइल वही है, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हिंदुस्तान से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इसका क्या आपके हिसाब से इसका क्या रीज़न हो सकता है? जिसको आप ये सोचते हैं कि वो नहीं मानते या मान्यता नहीं मानते या ज्योतिष नहीं मानते, ऐसा नहीं है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां लोग एस्ट्रोलॉजी को ना मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी, हमारे बहुत ऐसे विदेशों में भी लोग हैं जो हमसे पूछते हैं, राय लेते हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या अन्य देशों से भी लोग राय लेते हैं और वो ज्योतिष के दिशा निर्देश में काम करते हैं, सलाह लेते हैं और उनको सलाह दी जाती है उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है। और अगर जो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे मान लीजिए एक आदमी होता है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एक आदमी ऑर्गेनाइज्ड है, एक आदमी अनुशासित है, एक आदमी अनुशासित नहीं है, तो उसकी ये मानते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से कि वो नहीं मानता, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं मानता। हम मानते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ होगा तो उस समय उसकी जो प्लेनेटरी पोजीशन होगी निश्चित रूप से उसके अनुकूल होगी और ऐसे ग्रह होंगे जो उसको एकाग्र करता होगा, ऑर्गेनाइज करता होगा, टारगेट टास्क ओरिएंटेड कार्य करता होगा, तब जाकर के वो आगे बढ़ा है। क्योंकि अनुशासनहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति होता है तो अनुशासित होकर ही अच्छा करता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड है, अनुशासित है, अच्छा काम कर रहा है, टास्क ओरिएंटेड है, तो कहीं ना कहीं से उसकी ग्रह दशा उसको इंक्लाइन करे जिसके नाते वो कर रहा है।
अब आप उसको नहीं मानते हो तो नहीं मानते, हम आपको मनाने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। हम आपके विज्ञान को मानते हैं, आप ज्योतिष को नहीं मानते हो, आपकी अपनी मान्यता है, आपका देखने का तरीका है। और जहाँ तक बात गणना की है, देखिए ज्योतिष में क्या होता है कि ज्योतिष को लोग गलत तरीके से देखते हैं। ज्योतिष न तो किसी की भाग्य को बदल सकता है, न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है। ज्योतिष सिर्फ एक दिशा निर्देश देता है, गाइड करता है और व्यक्ति को बताता है कि आपका अच्छा टाइम आ गया, आप अच्छा काम करिए, और जब खराब समय होता है तो आपको संकेत देता है कि होगा बुरा समय, आप संभल कर रहिए। वो आपको भ्रम में नहीं पालता, अंधविश्वास को नहीं फैलाता। हमारे सोचने का तरीका गलत है, जिसको ना हम ऐसे सोचते हैं। वो जो उपाय होते हैं वो किस, देखिए जिस प्रकार से बारिश होती है, बारिश को आप नहीं हटा सकते, छाता लगा के बच सकते, उसी प्रकार से आप जो उपाय करते हैं, उपाय से आपकी जो होने वाली घटनाओं को इंटेंसिटी कम, घटनाओं को आप नहीं टाल सकते। जो डेस्टिन्ड है वो आप हटा नहीं सकते, लेकिन आप उपाय करके उसके रेमेडी करके जो घटना होने वाली है उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। घटना नहीं टल सकती, ये तय है जी। राखी जी, आप कोई मंत्र पढ़ रही हैं, मुझे ऐसा लगा कि चंद्र ग्रहण की देखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के टाइम पर आपके दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूं, इस वक्त जो भी आपके गुरु का मंत्र अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो 1000 करोड़ गुना ज़्यादा आपके लिए बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, चंद्र ग्रहण को देखते रहिए, तभी मंत्र जाप कीजिए। आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा इनसे कि कुछ देश ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, तो भाई डीएनए ही ऐसा है वहाँ का जो डीएनए है वो इन बातों में ही नहीं है। मैं आपसे बार बार समझा रही हूँ कि हमारे अंदर ज्योतिष कण कण में बसा हुआ है। हमारे माता पिता अपने आप में वास्तुशास्त्री थे, अपने आप में दही चीनी खिलाकर भेजने वाले हमारे दादा परदादा थे। भारतवर्ष ऋषियों की भूमि है। मेरे डीएनए में मैं क्या करूं, मेरे डीएनए के अंदर भारतीय सभ्यता संस्कृति है। जो लोग नहीं मानते उनके डीएनए में नहीं है, उनका जो वहां का वातावरण है उसमें नहीं है। अंधविश्वास भी जुड़ गया है। अंधविश्वास था लड़कियों को मत पढ़ाओ, अंधविश्वास था लड़कियों को गर्भ में ही मार दो। अब नहीं है, समय बदल गया। मैं लड़की होकर रात के 2 बजे आपके साथ अकेले बैठी हूं, मेरे घर से कोई नहीं आया मेरे साथ, तो हम लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं ना। चंद्र ग्रहण भी आपसे, आपके चंद्र ग्रहण पर भी आपसे बात कर रही हूँ, मंत्र जाप भी कर रही हूँ, पढ़ी लिखी लड़की भी हूँ, पीएचडी करी हुई है और उसके बाद भी जाप कर रही हूँ। तो क्या अगर मैं अपने कल्चर को अपने साथ लेकर चल रही हूँ आप मुझसे मेरा धर्म छीन लेंगे? अगर मैं धर्म की बात कर रही हूँ पढ़ी लिखी होकर तो मैं अंधविश्वासी हो गई? मैं अपनी माँ के संस्कारों को फॉलो कर रही हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। इसमें क्या बुराई है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए और इससे मेरे परिवार का अच्छा होगा, तो आप भी कीजिए और करना चाहिए। ये मेरी परंपरा है जिसे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, ये विश्वास है। नहीं कर रहा था, कुछ और अंधविश्वास भी होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से भी लोगों का ध्यान भटका है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपके पैसों को हम डबल कर दें। अभी हाल ही में वो खबर सामने आई कि आपके सोने को हम 2 गुना कर देंगे, मंत्रों के जरिए कर देंगे, वो भी ज्योतिष शास्त्र का या फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये अंधविश्वास ही है ना, लोगों वहां पर हमें सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सही और सही ज्योतिष की जानकारी लेकर जाइए। जैसे आप अपने बच्चे की शादी कराते हैं तो लड़का और लड़की की जानकारी लेते हैं, सही ज्योतिष के पास जाइए। ये तो आप बहुत छोटी बात करें। लोग तो ये कहते हैं कि दिवाली की रात को नोटों की बारिश करा देंगे। तो यहाँ पर हम ज्योतिष गलती है ना, लोगों को जल्दी जो है अमीर बनना है और लालच करते हैं। लालच आप ज्योतिष के फील्ड में क्या करिए, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी में कर लीजिए, चाहे मीडिया में कर लीजिए, लालच करेंगे तो फंसेंगे। और लालच कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर धोखाधड़ी नहीं होती? तो सब तरह के लोग हैं। 5 उंगलियां, 5 तरह की उंगलियां, 5 शेप है। तो अच्छे लोग भी हैं ज्योतिष में और बुरे लोग भी हैं। सो आप सही कुछ नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र हो रहा था, तो अभी चांद में क्या स्थिति हो रही होगी? वहां पे पूरी तरीके से अंधेरा हो गया होगा? सर अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीके से इसको हम समझ के देखते हैं। यहाँ पे हमारा सूरज है, बीच में हमारी धरती, यहाँ पे चांद। अब जैसे चांद पे कुछ पार्ट उसका कवर अप हो रहा है, मतलब धरती का कुछ पार्ट ही उस पर शेडो डाल पा रहे हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे चांद पे इस टाइम 2 तरीके की रोशनी है। एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डार्क पार्ट है, ठीक है, एक उसके नीचे लाइट पार्ट है। सो 2 टाइप का शेडो है, डार्क एंड लाइट। सो एक पेनम्ब्रा वाला पार्ट है, वो पूरे चांद को कवर अप कर चुका है। देन अभी आपका डार्क पार्ट है, जो आपका अम्ब्रा वाला पार्ट अभी आ रहा है धीरे धीरे। अब अगर मैं इसको चांद से देखता हूँ, सो चांद से देखने पे मैं अगर यहाँ पे हूँ, मेरे सामने धरती है, ये सूरज है। अगर लाइट ब्लॉक हो रही तो मतलब धरती बीच में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे लिए धरती सूरज पे ग्रहण लगा रही है चांद से। अभी पार्शियल ग्रहण होगा, मतलब कुछ पार्ट अभी सूरज का ढका होगा। ये चीज है हमारे इससे। यानी आपकी पोजीशन कहाँ है इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। आप इसको ग्रहण क्यों कर रहे हैं? आप ग्रहण क्यों कर रहे हैं? आप कोई और नाम दे दीजिए। वही टर्म है। सर टर्म क्या? टर्म नहीं है। एक चीज आप विज्ञान में टर्म को बदल दीजिए। एक टर्म है साइजिकी, ठीक है, इंग्लिश में एक टर्म है जिसका मीनिंग होता है एक तीन सेलेस्टियल बॉडी का एक लाइन में होना। ये एक टर्म है साइजिकी,
अब देखिए लेकिन जो वो टर्म arrangement किसी को को समझ साइज़ी नहीं कहा आएगा जाता अभी, है। इसलिए तो ग्रहण हम कहेंगे। ग्रहण मत कहिए ना, फिर जब आप नहीं मानते सर मैं तो यहाँ ग्रहण पे मत साइजी की कहिए। बोल के बात करता हूँ, मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं है। जी मैं उस अरेंजमेंट को साइजी की बोल के बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 घंटे का तकरीबन ये चंद्र ग्रहण होने वाला है और उसकी सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, भुवनेश्वर से देख रहे हैं, और आप खुद महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि चांद का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे काला होता जा रहा है और 65% तक चांद को इस तरीके से कालिमा ढकने वाली है। और 149 साल बाद यानी 1870 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का ये नज़ारा पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान सहित कुछ मुल्कों में चंद्र ग्रहण का ये नज़ारा देखने को मिलेगा, वहीं कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं इस नेशनल टीवी के माध्यम से एक आप अंधविश्वास कहें या मान्यता कहें, उसको तोड़ना चाहूंगा या कहना चाहूंगा लोगों को कि चंद्र ग्रहण के टाइम खाना नहीं खाते, ऐसा ज्योतिष कहे या कोई भी साइंस कहे, विज्ञान कहता है आप आराम से खाइए। तो मैं यहाँ से अनाउंस करता हूँ कि आप आराम से आप बिल्कुल खाना मत खाइए। मैं भी ये अनाउंस कहती हूँ, शाम को 6 बजे के बाद सूर्यास्त के बाद जैन भी कहते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए। और आज तो फिर चंद्र ग्रहण है, रात के 2 बज रहे, कतई खाना मत खाइए। इनकी कोई भी बात मत सुनिए, ये आपको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाएंगे, तबीयत आपकी खराब रहेगी। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं ये। हमारे सभ्यता संस्कृति के हिसाब से खाना मंगाइए, इन्हें खिलाइए। आप टीवी पर बैठ के लोगों के सामने खाना खाइए, पहले आप फिर खाइए, फिर देश को आप सलाह दीजिए। आप गलत सलाह दे रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर आपकी गलत बातों में आपका साथ पैनल में बिल्कुल नहीं बैठूंगी। खाना खाना इस वक्त पानी पीना भी वर्जित है। ये पानी भी जहर है, आप पीजिए, ये आपकी जिंदगी, आप जो मर्जी कीजिए। आप देश को मत बहलाइए, आप देश को मत समझाइए कि खाना खाएं। आपकी वजह से मासूम लोग बीमार पड़ सकते हैं, खराब हो सकती है उनकी तबीयत। खाना इस वक्त दवाई भी नहीं खानी चाहिए जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप साइंस को मानते हैं, कंडीशंस क्यों लगा रहे हैं? कंडीशंस क्यों ना लगाइए? हमारी परंपरा है, नहीं खाना है, नहीं खाना खाना है। आप तो फिर तो ये बताइए जैनी धर्म क्या करता है? सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाता, सारे जैनी गलत हो गए आपके हिसाब से? तो पूरा जैन धर्म खराब हो गया। परंपरा है ना, आप मानते ना उनकी परंपरा है, तो ये हमारी परंपरा है। आप गलत बात मत बोलिए। उठाएंगे एक दूसरे की मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाएंगे, उसका भी हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। आप जो मानते हैं वो मानेंगे, लेकिन हाँ उसका तर्क, उसके पीछे के कारण क्या है, उससे रूबरू कराना, वो सामने लाना हमारी कोशिश थी। हमारे पैनल में जो तमाम मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।